Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. So हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लास्ट क्लास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके और सब टाइप्स देखे थे, चार्ज डेंसिटी देखा था. तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब आज हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन होने चाहिए, तो उसलिए मैं अभी तक के जो आपके टॉपिक्स हुए हैं उसको लेते हुए कोई हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उनके ऊपर बनते हैं वो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को. बेसिकली अभी तक हमने तीन टॉपिक्स पढ़े जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. पहला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैंने उस टाइम पे बताया था आपको. फिर कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल. तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं एनसीईआरटी में से, जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ या ये क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है आपके. अगर और कोई दूसरे क्वेश्चंस अगर आपके डाउट्स में है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे. और अभी मैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको लगता है आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं, पहले खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में अगर आंसर आए या फिर कुछ डाउट हो जाए तो आप आगे का सॉल्यूशन देख सकते हैं. फिर आप अपने आंसर जो भी है, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देंगे, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है, गलत या सही, वो हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक क्वेश्चन निकाला है मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.3. एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1.3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. हाउ मच पॉजिटिव and negative charge is there in a cup of water. यह आपका क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसके अंदर सबसे पहले एक अजम्पशन ले रहे हैं कि कप ऑफ वाटर बोला है. क्या बोला है? कप ऑफ वाटर. कप ऑफ वाटर, इसमें क्वांटिटी बताई नहीं गई है, क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं करी गई है कि कितनी क्वांटिटी होगी. तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन ले रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर अजम्पशन लिया गया है कि कप ऑफ वाटर में हम मान रहे हैं कि 250 ग्राम ऑफ वाटर आ रहा है. कितना ग्राम? 250 ग्राम. कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम ऑफ वाटर आता है. ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैसे करेंगे? सबसे पहले वाटर. वाटर क्या होता है? वाटर होता है H2O. पता है, केमिस्ट्री में कुछ चीजें लगेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं बताते हुए चलूंगा. वाटर H2O होता है, ये तो पता होगा. ठीक है, वाटर H2O है. अब यहां पर एक हम कंसेप्ट लगाएंगे, मोल कंसेप्ट. केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा. उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनता है. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला बनता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय मोलर मास उस सब्सटेंस का, एक मोल का मास. और उसका एक और फॉर्मूला बनता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन नॉट. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एन नॉट. एन नॉट मतलब एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. जो कांस्टेंट्स यूज होंगे हम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे, कैलकुलेशंस भी करते जाएंगे. तो n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन नॉट, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे.
कि गिवन नंबर ऑफ मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट होता है। ठीक है, ये हम लगा रहे हैं H2O के मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए? H2O के मॉलिक्यूल्स के लिए। कि हमको पता है कि H2O का मास है 250 ग्राम। 250 ग्राम H2O का मास दिया हुआ है कि हमारा जो कप ऑफ वाटर था उसके अंदर 250 ग्राम H2O होगा। हम निकालेंगे कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। मास से मॉलिक्यूल में जाना है। ठीक है, 11th क्लास में जब आपने मोल कंसेप्ट सॉल्व किया होगा तब आपको इस तरह के कन्वर्जन बहुत सारे देखने मिले होंगे। मास से मॉलिक्यूल्स में, मास से वॉल्यूम में, मॉलिक्यूल से मास में, तो ऐसे अलग अलग कन्वर्जन आते हैं। तो यहां पर हम मास दिया हुआ है हमको और हम किस में जा रहे हैं? मॉलिक्यूल्स में जा रहे हैं। तो मास हमको कितना दिया हुआ है H2O का? 250 ग्राम दिया हुआ है। गिवन मास की जगह 250 ग्राम आ गया। मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2O, H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। क्या? 18 ग्राम पर मोल। 18 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसका मास हो गया 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका मास भी 1। दो हाइड्रोजन के एटम्स, एक ऑक्सीजन का एटम, 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18 ग्राम। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ H2। तो उसकी जगह पे क्या आ गया? 18 इक्वल्स टू n, जो हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 250 ग्राम किसमें? वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, अपॉन n नॉट। अभी इसको n नॉट लिखे रहने दूंगा, जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, अपॉन n नॉट। तो यहां से अगर हम n की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा वो? 250 अपॉन 18 इंटू n नॉट। ये क्लियर? ये n की वैल्यू अभी हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हम इसको अभी n यूज करेंगे, जहां फाइनल कैलकुलेशन करेंगे वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो अब आगे बढ़े। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 250 ग्राम्स ऑफ H2O। 250 ग्राम्स वाटर लिया था, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे H2O के। ठीक है, तो यह आया। अब हम आगे बढ़े, अब हम एक मॉलिक्यूल की बात करें। किसकी? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर H2O का, तो उसमें क्या क्या है? उसमें दो एटम है हाइड्रोजन के, और क्या है? एक एटम है ऑक्सीजन का, दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। और हमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए H2O के? n। एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेंगे। अगर हम n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेंगे तो उसके अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के? एक में दो थे, तो n में 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और n एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2n एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन का n एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो ये हमको एटम के बारे में पता चल गया कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेंगे तो उसके अंदर 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे और n एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे। यहां तक क्या हम रखते हैं इसको। अब हम आगे बढ़े, अब हम जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, कि अगर हम एक एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है ना। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और एटॉमिक नंबर बोलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसी एटम के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और वो बराबर होते हैं Z के, दैट इज एटॉमिक नंबर के। समझे? तो अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे किसके? 1 के। मतलब एक एटम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके अंदर कितने? एक इलेक्ट्रॉन आएगा एंड एक प्रोटॉन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा एक एटम ऑफ हाइड्रोजन में। और हमें कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं? 2n। तो 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा? 2n इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड
2n प्रोटॉन आएंगे, ठीक है। 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में 2n इलेक्ट्रॉन और 2n प्रोटॉन होंगे। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, तो 2n एटम्स के अंदर 2n इलेक्ट्रॉन और 2n प्रोटॉन होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर ऑक्सीजन की बात करें, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Z होता है। Z हो गया ऑक्सीजन के लिए 8, तो ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। कोई दिक्कत नहीं। और एक एटम की बात हो रही है, हमें एटम दिए n, कितने एटम दिए n, तो n एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे, एक में 8 है तो n में 8n इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 8n प्रोटॉन होंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की। n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए थे हमको, हमने उसको एटम से ब्रेक करा, एटम्स की जानकारी निकाली, अब वापस आ गया मॉलिक्यूल में। क्या अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O दिए हैं, तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन n एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 8n इलेक्ट्रॉन, और 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के 2n इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 10n इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत। एंड 8n प्रोटॉन ऑक्सीजन के, 2n प्रोटॉन हाइड्रोजन के, दैट इज 10n प्रोटॉन्स, 10n इलेक्ट्रॉन्स और 10n प्रोटॉन्स हो गए। इसमें कोई दिक्कत, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। अब हमको टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने को बोला है। टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन्स की वजह से, टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था Q equals to NE, that is charge on any substance is n times E, where n is any integer and E is charge of electron, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं, तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब यहाँ पे लॉस और गेन की बात नहीं होगी, अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने प्रोटॉन्स है, हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो हम लगाएंगे Q equals to NE, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा n क्या है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं 10n इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा 10n इंटू E, दैट इज 10n की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से, और n0 की वैल्यू भी यहां से पुट कर देंगे, दैट इज 250 इंटू n0 की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करें, डेसिमल पॉइंट्स हटा दें। एक डेसिमल पॉइंट हटा यहां से, 3 डेसिमल प्लेसेस हटे यहां से, तो टोटल यहां से 3 और 1 4 हटे, नीचे 4 जीरो आ गए। कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल हुआ, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल हुआ। यहां पे 25 वन जा 25 फोर जा 100, 25 फोर जा 100 होता है। फिर 4 और 16 को कैंसिल कर दिया, 4 वन जा 4 फोर जा, 2 से कैंसिल करा, 2 टू जा 2 9 जा, और बचा हुआ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 6022
9 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल नहीं होता, तो बचा हमारे पास में 6022 इंटू 2/9 इंटू 10 टू द पावर 23 और माइनस 19, 23 माइनस 19 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 6022 से 4 4 0 और 1 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको इधर ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, कैंसिल करेंगे 9 से, 9 1 जा 9 गया 3, 9 3 जा 27, 27 गया 3 34, 9 3 जा 27 गया 7, 9 8 जा 72 गया 2, 9 2 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करा, यहां से उठा के यहां रखा पॉइंट, कितनी जगह शिफ्ट हुआ 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, दैट इज 1.3 और अप्रोक्सीमेट कर दिया 2 प्लेसेस तक के, 8 हटाते हुए 4 बन गया 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7। 3 प्लेसेस शिफ्ट हुई थी तो 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 क्या चार्ज निकाला है, तो कूलम। ये आ गया टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकाला वो समझ में आया तरीका पूरा। टोटल नेगेटिव चार्ज निकाला है तो वो भी ऐसे ही आएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट इज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, देख सकते हैं यहाँ पे हम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो वो भी आएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। ठीक है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी है, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी यही है। क्लियर? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। वाटर बोला था, H2O लिया, मोल कंसेप्ट लगाया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन नॉट, ये वाला रिलेशन यूज करा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन नॉट। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे वाटर के, 250 ग्राम हमको वाटर दिया था, तो हमने वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए किसके, वाटर के, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो ये आया। फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने एटम्स होते हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे, फिर एक एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं तो इतने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। दैट इज हमने निकाल लिया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन का चार्ज उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया और दोनों बराबर है। और नेट चार्ज क्या आया, 0। क्यों? क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। CO2 ले सकते हैं, आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, 22 ग्राम्स ऑफ CO2 के अंदर टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकालो, या 88 ग्राम्स ऑफ CO2 के अंदर, या फिर CO2 H2O NH3 दे सकते हैं। ठीक है, करना यही है, तरीका बिल्कुल यही सेम रहेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट देखना है, आंसर आ जाए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, कूलम्स लॉ लगाना है, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है, थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ में हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, ये कूलम्स लॉ से थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब मैंने डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करा है, आप सिंपल वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये अगर आपको आता है तो आप पहले एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो आप क्वेश्चन नोट करके उसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको आंसर देखना और सॉल्यूशन देखना हो तो उसके बाद देख सकते हैं।
तो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। एक स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर, जिसका चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर फोर्स दिया हुआ है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम। एक और दूसरा स्फीयर है जिसका चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन इन एयर, मतलब इन दोनों के बीच में एयर है, और इसके ऊपर ये वाला चार्ज, इसके ऊपर फोर्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स F, जिसकी वैल्यू दी है 0.2 न्यूटन। हमको बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हम मान लेते हैं उसको R। ठीक है, चार्जेस की वैल्यू हमें पता है, फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, याद है फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर F है फोर्स, K है 1/4 पे एप्सिलॉन, जो डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम को एयर दिया है, उसकी वैल्यू हमको पता होती है कितनी, 9 × 10⁹। Q1 Q2 दिया है, R हमको निकालना है। F की वैल्यू दी है कितनी, 0.2 न्यूटन, नोन वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। Q1 पहला चार्ज -0.8, हम उसको 0.8 माइक्रोकूलम ही लेंगे। मैग्नीट्यूड दिया जाता है, याद है कूलम्स लॉ में क्या बोलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वहां पे मैंने बोला था चार्ज कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये 0.8 माइक्रोकूलम है, दैट इज 0.8 माइक्रोकूलम। यूनिट कन्वर्शन बताया था मैंने, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 दूसरा वाला चार्ज, ये 0.4 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट करेंगे कूलम में, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। और क्या बचा, R की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू एयर के लिए 9 × 10⁹ होती है, K की वैल्यू एयर के लिए 9 × 10⁹ होती है। अब R की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये सब वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। F की जगह 0.2 न्यूटन इक्वल्स टू K की जगह 9 × 10⁹ एयर के लिए, Q1 की जगह आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6, Q2 की जगह आ जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर को इधर भेजेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो क्या हुआ, ये गया नीचे, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 10⁹, ये इंटू 0.8 × 10⁻⁻6 इंटू 0.4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, यहां से आया डिवाइड में 0.2। पॉइंट्स हटा दे, पहले डेसिमल पॉइंट हटा दे, एक पॉइंट हटा, एक पॉइंट ये कैंसिल हो गया, एक पॉइंट इधर से हटा और एक 10 आ गया नीचे। फिर कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 4 जा, गया डिनोमिनेटर, एक 0 हटेगा यहां से, तो ये 9 हट के 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 बचेगा, दैट इज R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 4 × 4 16। इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी बाद में सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितनी बची, 8, -6 और -6, -6 -12, 8 और -12 -4। ठीक है, तो R आएगा, रूट लगेगा, √9 3 हो जाएगा, √16 4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 का रूट 10 की पावर -2 हो जाएगा, और साथ में आएगा प्लस और माइनस, ये आना चाहिए, है ना। प्लस और माइनस की जगह साइन कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस, डिस्टेंस नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, तो पॉजिटिव। R इक्वल्स टू प्लस में 3 4 जा 12 × 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 हटाया तो डेसिमल पॉइंट आ गया, 2 हटेंगे तो 2 के पहले आ जाएगा, दैट इज R इक्वल्स टू 0.12 मीटर, ऐसा यूनिट, R इक्वल्स टू 0.12 मीटर। डिस्टेंस निकाल दिया हमने, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 0.12 मीटर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आंसर क्या है, 0.12 मीटर। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू
फर्स्ट स्फीयर, मतलब अब सेकंड स्फीयर पे फोर्स पूछा है फर्स्ट स्फीयर की वजह से, तो फर्स्ट स्फीयर भी इसको अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स F विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू सेम आती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर का, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो F ऑन 2 ड्यू टू 1 वो भी आएगा कितना? 0.2 न्यूटन। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे? दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो डायरेक्ट F ऑन 2 ड्यू टू 1 वो भी 0.2 न्यूटन ही आएगा, जो हमको पहले वाले का दिया था। ठीक है, तो ये वाला कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसका कोई बेसिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालने को बोला जाता है, चार्जेस दिए जाते हैं और डिस्टेंस दे दिया जाता है। घुमा घुमा के लेते हैं क्वेश्चंस को, बाकी बेसिक फॉर्मूला तो यही लगता है। ठीक है, चार्जेस की वैल्यू निकालने को बोल दिया जाता है कई बार, जैसे अभी हमको डिस्टेंस निकालने को बोला, उसी तरह यहाँ पे Q1 और Q2 बोल देते हैं इक्वल चार्जेस है, उनकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बाकी फंडामेंटल यही लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आगे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड एनसीईआरटी एग्जांपल 1.7। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1.7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? हर चार्ज पे फोर्स पूछा है और Q, Q और माइनस Q तीन चार्जेस है जो प्लेस्ड है किस पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल एक A, B, C, जिसके वर्टिसेस पे तीन चार्जेस प्लेस्ड है Q1, Q2 और Q3, जिनकी वैल्यू है Q, Q एंड माइनस Q। इसकी साइड हमने कंसिडर कर ली L लेंथ की। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स L लेंथ की होंगी। अब हमको क्या करना है? हर चार्ज पे फोर्स निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करेंगे हम। कैसे? सबसे पहले ए चार्ज ए वाला पॉइंट उठाते हैं, इस पे चार्ज रखा है प्लस Q, इसके ऊपर फोर्स निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। अब यहाँ पर दो चार्जेस प्रेजेंट है। कौन है? दो चार्जेस प्रेजेंट है जो इस पे फोर्स लगाएंगे। एक है B पॉइंट पे रखा हुआ प्लस Q चार्ज और एक है C पॉइंट पे रखा हुआ माइनस Q चार्ज। तो इस जो पॉइंट है इस पे जो चार्ज रखा है इसके ऊपर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है ना? मतलब यहाँ पे तीन चार्जेस का सिस्टम हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे अप्लाई होगा। वो क्या बोलता है? एक चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे चार्ज की वजह से इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। The electric force on any one charge due to any another charge is independent of presence of other charges, and the net force on any charge is equal to vector sum of force due to all other charges. ठीक है, किसी भी चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो सारे फोर्सेस निकाल के उसका क्या निकाल दिया जाए? वेक्टर सम निकाल दिया जाए। तो हम यही करेंगे यहाँ पे कि पहले इस ए वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकालता हूं। ए वाला चार्ज जो है उसके ऊपर जो फोर्स आएगा है ना, तो वो दो चार्जेस की वजह से। पहला किसकी वजह से? ए के ऊपर फोर्स बी की वजह से, एफ ए बी, एफ ऑन ए ड्यू टू बी। वो कितना आएगा? वो आएगा फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन, ये भी Q है ये भी Q है, अपॉन L स्क्वायर, दैट इज एफ ए बी आया के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया एफ ए बी का। फिर हम निकालेंगे एफ ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ऑन ए ड्यू टू सी। ए के ऊपर फोर्स सी की वजह से वो आएगा के Q1 Q2 मैग्नीट्यूड, क्या लेना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस है L, दैट इज एफ ऑन ए ड्यू टू सी। क्या आया? के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये भी यही आया, ये भी आया। ठीक है, सारे चार्जेस के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स यही आएगा। इसको हम F बोल दें क्या? इसको क्या बोल सकते हैं? F बोल सकते हैं। वो सभी के ऊपर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है F ऑन A। ठीक है,
F ऑन ए निकालना है, इस ए चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है नेट। ठीक है, तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे फोर्स को कि ये ए को बी कैसा फोर्स लगा रहा है, ए के ऊपर बी कैसा फोर्स लगा रहा है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों सिमिलर नेचर के चार्जेस है, दोनों सिमिलर नेचर के चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बी वाला जो चार्ज है वो ए वाले को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये आ गया एफ ए बी का डायरेक्शन। फिर ए वाला जो चार्ज है उसको सी वाला चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपोजिट नेचर के चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट इज इसको अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एफ ए सी का डायरेक्शन हो गया ये, समझे, एफ ए बी का डायरेक्शन, एफ ए सी का डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। अब एंगल की बात है, वेक्टर्स में एंगल का भी खेल होता है। तो ये वाला एंगल हमको पता है कितना है, कितना 60 डिग्री। कैसे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये कैसा आ गया, लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 था, ये 60 तो ये 120। ठीक है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा जिसको हमने एफ ए नाम दिया है। रिजल्टेंट एफ ए जो कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका इसका रिजल्टेंट यहां जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाली जाए, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसका फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो हमको रिजल्टेंट यहाँ पर एफ ए है, एफ ए बी और एफ ए सी दो वेक्टर्स हैं, ए और बी का काम कर रहे हैं, जो उन दोनों के बीच में एंगल जो है 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी इक्वल्स टू एफ से। हमने मान लिया कि एफ ए बी और एफ ए सी दोनों बराबर है, मतलब उसको मान लिया एफ के बराबर है। यहाँ पर एफ ए बी और एफ ए सी दोनों बराबर, तो उसको एफ बोल दिया। ठीक है, तो एफ ए निकालना है हमको, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पहला वाला, एफ स्क्वायर बोल दूं उसको, प्लस बी स्क्वायर दूसरा वाला, उसको भी एफ स्क्वायर बोल दिया, प्लस 2ab एफ इंटू cos थीटा दैट इज cos 120, cos 120 डिग्री है ना। रेडियंस में समझना हो तो 2π/3 रेडियंस। ठीक है, तो एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर cos 120 हो जाएगा cos 180 माइनस 60। क्या, cos 120 इक्वल्स टू cos 180 इक्वल्स टू cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। cos 180 minus theta, cos 180 minus theta is minus cos theta, that is minus cos 60 degree, and cos 60 degree की वैल्यू 1/2 कितनी 1/2, और ये माइनस का cos 60 है, दैट इज माइनस 1/2 उसकी वैल्यू हो गई। आया समझ में, ये 2 से ये 2 गया, एंगल का खेल है बस, है ना। एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एंड f स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर और रूट f स्क्वायर f f के बराबर ही आ गया, जिसकी वैल्यू क्या है, ये k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मतलब रिजल्टेंट भी यही आया इसका, जो नेट फोर्स निकला ए वाले चार्ज के ऊपर वो भी कितना निकला, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के बराबर। समझे, मतलब ए के ऊपर हमने नेट फोर्स निकाल लिया।
अब हम जाएंगे बी के ऊपर। बी वाला चार्ज देखो ये रहा, तो पहले हम निकालेंगे एफ ऑन बी ड्यू टू ए। बी के ऊपर फोर्स किसकी वजह से? ए की वजह से। कितना लगेगा? के क्यू, इसका चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? एल, दैट इज एल स्क्वायर। ये आया एफ के बराबर वही। फिर हम निकालेंगे एफ ऑन बी ड्यू टू सी। बी के ऊपर फोर्स सी की वजह से के, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में एल, तो एल स्क्वायर एफ ऑन बी ड्यू टू सी भी एल, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आया सेम एफ के बराबर। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। बी ए को रिपेल कर रहा था, दोनों सेम नेचर के हैं, ए भी बी को रिपेल करेगा। ये आ गया एफ बी ए का डायरेक्शन। फिर बी सी, सी जो है वो बी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सी बी को अट्रैक्ट करेगा। ये कर दिया एफ बी सी का डायरेक्शन। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और एफ बी सी और एफ बी ए का रिजल्टेंट यहां जाएगा एफ बी। जो एफ बी निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए एफ है, बी एफ है, थीटा 120 है, सब कुछ सेम है। सब कुछ क्या है? सेम है जो यहां पे चल रहा था, इसलिए मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं। तो सिमिलरली एफ बी इक्वल्स टू एफ, जिसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो इसको। नेट फोर्स एफ के ऊपर, बी वाले के ऊपर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यही वेक्टर रिजल्टेंट निकलेगा। सेम यही प्रोसेस यूज होगी, क्योंकि ये वाला और ये वाला केस सेम है। एफ ए बी लग रहा था, एफ ए सी लग रहा था 120 डिग्री पे, तो एफ ए उसका रिजल्टेंट आया था। यहाँ पे एफ बी ए लग रहा है, एफ बी सी लग रहा है 120 डिग्री पे, जिसका रिजल्टेंट एफ बी आएगा। ठीक है, डायरेक्शन सिर्फ इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, कोई दिक्कत? मैंने डायरेक्ट लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब बात आई तीसरे वाले की, जो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। आपको सी वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है। किस पे? सी वाले चार्ज के ऊपर, वो है नेगेटिव चार्ज। तो ए वाला चार्ज उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एफ ऑन सी ड्यू टू ए, एफ सी ए। बी वाला चार्ज सी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। एफ सी बी, एफ सी ए की वैल्यू कितनी आएगी? के, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? एल, तो एल स्क्वायर। एफ सी ए भी एफ के बराबर आया। एफ सी बी निकालना है, एफ ऑन सी ड्यू टू बी, वो आएगा के, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना? एल, तो एल स्क्वायर। दोनों फोर्सेस सेम आ गए अगेन, लेकिन एंगल कितना दोनों के बीच में? दोनों के बीच में एंगल अब है 60 डिग्री। इसमें 120 था, इसमें 120 था, यहां पे 60 है। तो आपको रिजल्टेंट फिर निकालना पड़ेगा इस तरीके से। ये भी एफ, ये भी एफ, तो एफ ऑन सी, सी के ऊपर नेट फोर्स वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए का काम कौन कर रहा है? ये, दैट इज एफ। ठीक है, ये एफ क्या है समझ में आ रहा है ना? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को मैंने एफ बोल दिया, हर जगह नहीं लिखूंगा। एफ स्क्वायर प्लस दूसरे वाले चार्ज की वजह से फोर्स एफ सी बी, वो भी एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह 60, कॉस 60 डिग्री। समझे? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, एफ ऑन सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर और कॉस 60, 2 एफ स्क्वायर और कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। नहीं याद हो तो याद कर लेना, कितनी? 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ,
बचा 2f² प्लस f², 3f², दैट इज f ऑन c इक्वल्स टू √3f। क्या? √3f, जहां पे f की वैल्यू क्या है? kq² l²। तो f ऑन a आया कितना? kq² l²। f ऑन b आया kq² l²। और f ऑन c आया √3f, दैट इज √3 kq² l²। यह आ गया आपके तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्स। ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट यहां पर आएगा। क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने को बोला था, डायरेक्शन निकालने को नहीं बोला था। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज बोला था। आपने डायरेक्शन बता दी है, एंगल भी निकाल के बता सकते हो। ठीक है, फोर्स की वैल्यू बोली थी तो हमने फोर्स की वैल्यू निकाल के बता दी। तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्स ये आ रहा है। अब यहां पर एक और चीज देखने की बात है, क्या कि ये तीनों चार्जेस, ये तीनों जो फोर्सेस हैं FA, FB और FC, इन तीनों का अगर वेक्टर्स हम निकाले, क्या निकाले? वेक्टर सम FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर निकाले तो वो 0 वेक्टर आएगा। क्या आएगा? 0 वेक्टर। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। FA, FB और FC तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि A, B, C तीनों चार्जेस हैं, चार्जेस आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का एक्शन रिएक्शन पेयर का काम करता है। इसने इसको अट्रैक्ट करा, इसने इसको अट्रैक्ट करा, इसने इसको रिपेल करा, इसने इसको रिपेल करा, इसने इसको अट्रैक्ट करा, इसने इसको अट्रैक्ट करा। नेट फोर्सेस मिलकर कितना आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, ये सिस्टम A, B, C तीनों को मिलाकर है। तो तीनों को वैसे अगर हम नेट फोर्स निकाले तो वो क्या आएगा? 0। ठीक है, मतलब ये वही हो गया हमारा जो हमने पढ़ा था, क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में देखा था। ठीक, तो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, है ना। हम ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। पहला हमने डिस्कस करा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, H2O 250 ग्राम्स ऑफ H2O कप ऑफ वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकाला। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स दिया था और हमको क्या निकालना था? डिस्टेंस निकालना था, और दूसरे चार्ज से फोर्स निकालना था फर्स्ट चार्ज की वजह से, वो हमने करा। और थर्ड चार्ज ये ट्रायंगल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे, 3 अलग अलग टॉपिक्स पे 3 अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस करे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कूलम्स लॉ का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल 1.6 ये सुपरपोजिशन का क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सरसाइज 1.6 ये एग्जांपल 1.6, ये एक्सरसाइज 1.6 ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर आपके पास में घर पे एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी आपके पास नहीं हो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सी भी क्लास की, कोई से भी सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारे इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो आप वहां से एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी उसके लिए। और ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप से, तो आपको इसमें प्रैक्टिस में हेल्प होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आपकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, वो आप सजेशन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।